हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक सैलरी, अलावेंसेस और प्रोविडेंट फंड ये तीन नोट कंप्लीट कर लिया था। नोट नंबर 4 दैट इज फॉर ग्रेच्युटी। Gratuity. Now gratuity, it is given to the employee at the time of their retirement. Gratuity is given to the employee at the time of their retirement only if employee has rendered service of 5 years or more. This gratuity is given to the employee at the time of their retirement only if they have rendered service of 5 years or more. Now, if the gratuity is given to the government employee, it is fully exempt. अगर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, देन फॉर देम इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अदर देन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो हमें पता करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय क्या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है या वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है। वेदर अ एम्प्लॉय इज अ पोगा एम्प्लॉय, पोगा एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एम्प्लॉय, या he is not covered under payment of gratuity act employee, he is a other employee. पोगा एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पढ़कर हमें पता चलता है दैट एम्प्लॉय इज अ पोगा एम्प्लॉय, दैट एम्प्लॉय इज अ पोगा एम्प्लॉय, तो यहां पर एग्जेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बनाया है 15/26। गवर्नमेंट का मानना है कि हर साल की सैलरी में से कम 15 दिन की सैलरी वर्कर को देनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज अ ग्रेच्युटी। गवर्नमेंट का मानना है कि एक साल में 15 दिन की सैलरी एज अ ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। तो कोई बंदा अगर 10 साल काम कर रहा है तो 10 साल इंटू 15 डेज, उसे कम से कम 150 डेज की सैलरी देनी चाहिए एज अ ग्रेच्युटी। तो यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया था 15/30 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। बट अगर हम वर्किंग डेज की बात करें, वर्किंग डेज, तो महीने में 4 तो छुट्टी होती है, 4 संडे होते हैं, तो वर्किंग डेज इज नॉट 26, वर्किंग डेज इज 26। तो बेस्ड ऑन दैट द फॉर्मूला इज 15/26 into salary per month into number of years. Salary per month here means latest basic salary per month and latest dearness allowance per month, both, that is in terms as well as not in terms, दोनों आ जाएगा। लेटेस्ट का मतलब जिस मंथ में रिटायरमेंट लिया उस मंथ का सैलरी लो। अगर दिसंबर में रिटायरमेंट लिया तो दिसंबर की सैलरी, दिसंबर का डियरनेस अलावेंस, multiply with number of years of service. Here number of years of service include fractions if it is more than 6 months. मतलब अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा है 10 साल और 7 महीने के बाद, तो नंबर ऑफ ईयर्स में हम 11 ईयर्स ले लेंगे। The fraction to be rounded off if it is more than 6 months. The fraction to be rounded off if it is more than 6 months. एग्जैक्ट अगर 6 मंथ होगा तो इग्नोर द फ्रैक्शन, इग्नोर द फ्रैक्शन। तो इसे ऐसे याद रखना, पोगा होगा तो राउंडिंग ऑफ होगा, पोगा होगा तो राउंडिंग ऑफ होगा, पोगा नहीं होगा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। राउंडिंग ऑफ फैसिलिटी इज गिवन ओनली टू पोगा एम्प्लॉइज, राउंडिंग ऑफ फैसिलिटी इज गिवन ओनली टू पोगा एम्प्लॉइज। So 15/26 into salary per month into number of years of service completed, compared with actual amount received by him and maximum rupees 20 lakh, whichever is less. The lowest amount will be given as an exemption under section 1010. लेकिन अगर यही एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय है नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 15/30 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस। ये जो -4 कराया था ना, गवर्नमेंट ये पोगा एम्प्लॉय के लिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट कंपेरेटिवली पोगा एम्प्लॉय को ज्यादा एग्जेम्पशन देना चाहती है। इसके लिए उनके लिए 15/26 है, यहाँ पर 15/30 के बदले हाफ लिख दिया है। अगर आप 15/30 करोगे तो दैट इज नथिंग बट 1/2।
into salary per month into number of years of service. Here salary per month means average basic salary, average dearness allowance in terms, and average turnover commission. Average of preceding 10 month, average of preceding 10 month, मतलब अगर कोई दिसंबर मंथ में रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके पहले के 10 महीने की सैलरी ऐड डिवाइड बाय 10. Similar to that, average DA, average turnover commission. अब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स में फ्रैक्शन को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड. मतलब अगर कोई सर्विस कर रहा है 10 years and 7 months तो उसके लिए 10 years ही लिया जाएगा. 10 years and 11 months 10 years, 10 year and 11 months 10 years, 10 year 11 month 29 days 10 years. Fraction to be ignored. Compared with actual amount received, compared with maximum 20 lakh, whichever is less. The earlier limit was 10 lakh, but now the limit for other employee also increased up to 20 lakh. So whether employee is a POGA employee or employee is a other employee, दोनों का maximum limit 20 lakh कर दिया गया है. So if the gratuity is given to the government employee, for them it is fully exempt. Other employee को मिला तो पता करो whether the employee is covered under payment of gratuity act or not. If he is covered under payment of gratuity act, 15/26 into salary per month into number of years of service completed. But if he is other employee, 15/30 into salary per month into number of years. In case of POGA employee, salary per month में latest basic salary, latest dearness allowance आता है दोनों. और in case of other employee, average basic, average DA, average चीज से आता है और preceding 10 month. और नंबर ऑफ ईयर्स में पोगा के लिए राउंडिंग ऑफ होगा, अदर एम्प्लॉय के लिए राउंडिंग ऑफ नहीं होगा. तो आप ऐसा याद रखना, पोगा होगा तो राउंडिंग ऑफ होगा, पोगा नहीं होगा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, पोगा होगा तो राउंडिंग ऑफ होगा, पोगा नहीं होगा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा. राउंडिंग ऑफ फैसिलिटी इज गिवन ओनली टू पोगा एम्प्लॉयज. Next, pension. The pension is given to the employee after their retirement. Pension is given to the employee after their retirement on monthly basis. एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने जो पैसा मिलता है, सच अमाउंट इज नोन एज पेंशन. अब समझो, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर हर महीने 10,000 रुपए दे रहा है एज अ पेंशन. अब एम्प्लॉय का हर महीने ये जो 10,000 रुपए मिल रहा है, हर महीने एम्प्लॉय से खर्च कर दे रहा है. तो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे मंथली बेसिस पर पेंशन मत दो, ये पेंशन का अमाउंट एक साथ मुझे लमसम दे दो. ये हर महीने 10-10 हजार रुपए देते हो तो मैं खर्च कर देता हूं, कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो ही जाता है. एक साथ लमसम दोगे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो उन पैसों को मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर दूंगा, वो पैसा सेफ कंडीशन में रहेगा. तो एम्प्लॉयर बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. एम्प्लॉयर सारा पेंशन एक साथ एम्प्लॉय को दे दे रहा है. सो पेंशन दो तरीके का होगा, या तो हर महीने मिलेगा या तो एक साथ मिलेगा. अगर पेंशन अमाउंट हर महीने मिलता है तो ऐसे पेंशन को कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. लेकिन सारा पैसा एक साथ मिल गया तो ऐसे पेंशन को कहते हैं कम्यूटेड पेंशन, lump sum amount received. If the pension is uncommuted pension, it is fully taxable for all employee, whether employee is a government employee or employee is a other employee. Taxable for everyone if it is received as uncommuted monthly basis. लेकिन अगर पेंशन कम्यूटेड पेंशन है, if the pension is commuted pension, then it is exempt under section 1010A. कितना एग्जेम्प्ट है तो उसके लिए पता करना पड़ेगा एम्प्लॉय कौन है, वेदर एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज अ अदर एम्प्लॉय.
अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चल गया एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फुल्ली एग्जाम, बट इफ एम्प्लॉय इज अ अदर एम्प्लॉय तो पता करो उसे ग्रेच्युटी मिला या ग्रेच्युटी नहीं मिला। अगर ग्रेच्युटी मिला है, ग्रेच्युटी मिला है तो गवर्नमेंट एग्जाम करती है 33.3333%, दैट इज नथिंग बट 1/3। But if gratuity is not received, exempt up to 50%, that is nothing but half. देखो ग्रेचुटी नहीं मिला तो ज्यादा पोर्शन गवर्नमेंट एग्जाम करती है, क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त उसको एक ही बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज पेंशन। लेकिन अगर रिटायरमेंट के वक्त उसको ग्रेचुटी भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही दो बेनिफिट, पूरे दो, सिर्फ दो बेनिफिट मिला, इसके लिए एग्जाम होगा ओनली 33.3333%, दैट इज 1/3। So pension is given to the employee after the retirement on a monthly basis. But on a request of employee, employer may commute such pension. और employer सारा पैसा एक साथ भी दे सकता है। If the pension is given on monthly basis, it is fully taxable. लेकिन अगर लमसम अमाउंट मिला तो हमें पता करना पड़ेगा एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या अदर। गवर्नमेंट है तो एग्जाम कर देना, अदर एम्प्लॉय है तो पता करना उसे ग्रेचुटी मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो 50% एग्जाम, मिला तो 33 1/3 एग्जाम। नेक्स्ट, लीव सैलरी। लीव सैलरी तो लीव सैलरी के लिए सबसे पहले हमें लीव सैलरी का मतलब मालूम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय लीव सैलरी? तो से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी उसे 40 दिनों की छुट्टियां अलाउ कर रही है, बट ही हैज टेकन लीव ऑफ ओनली 10 डेज। उसे छुट्टी मिली थी 40 दिन की, उसने छुट्टी ली 10 दिन की, उसने कितनी छुट्टियां बचा ली? 30 डेज। उसका दोस्त मिस्टर वाई, उसको 40 दिन की छुट्टी मिली थी, उसने पूरी 40 दिन की छुट्टी ली, उसने कितनी छुट्टियां बचाई? 0 डेज। तो अब जब कंपनी सैलरी पे करेगी, सैलरी, तो मिस्टर वाई को 12 मंथ की सैलरी देगी, बट मिस्टर एक्स को 12 मंथ की सैलरी देगी प्लस 30 दिनों की एक्स्ट्रा सैलरी देगी, क्योंकि कंपनी ने उसे छुट्टियां दी थी 40 दिन की, बट ही हैज टेकन लीव ऑफ ओनली 10 डेज। ही हैज सेव्ड लीव ऑफ 30 डेज। मतलब कंपनी ने छुट्टी दी थी बट उसने ली नहीं, तो कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देती है कि वेरी गुड, आपने छुट्टी नहीं ली तो हम आपको उस एक्स्ट्रा वर्किंग डेज का एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, एंड सच सैलरी इज नोन एज लीव सैलरी। सच सैलरी इज नोन एज लीव सैलरी। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लीव सैलरी होगा ही। कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉयज की एक्स्ट्रा छुट्टी देती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा छुट्टीज नहीं देती। तो अब समझो, ये जो 30 दिन की छुट्टियां मिस्टर एक्स ने बचाई, ये 30 दिन की छुट्टियों के बदले वो इमीडिएटली पैसा ले सकता है या वो इन छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है टू द नेक्स्ट ईयर। So in the next year, now Mr. X can take leave of 70 days. That is 30 days of this year and 40 days of next year. But say for example, he has taken leave of 20 days in the next year. So the remaining leave, the remaining leave, that is 50 days. He has two options. या तो immediately उसको कैश में कन्वर्ट कर ले या उसे फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दे टू द नेक्स्ट ईयर। फर्दर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो अब नेक्स्ट ईयर 50 plus 40 days. Now he has leave of 90 days. तो ऐसे कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, कोई कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? सो अ पर्सन कैन कैरी फॉरवर्ड हिज लीव टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। बाय डिफॉल्ट आफ्टर रिटायरमेंट उसे सारी छुट्टियों को एनकैश करना ही पड़ेगा। इट मींस बीइंग एन एम्प्लॉय आपके पास दो ऑप्शन होता है, हर साल की छुट्टी बचाकर हर साल कैश में कन्वर्ट कर लो, या दूसरा ऑप्शन इन छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड
कैरी फॉरवर्ड और सारी छुट्टियों का पैसा एक साथ रिटायरमेंट के वक्त लो ना। अगर आपने छुट्टियों को मंथली बेसिस हर साल उसे रिसीव किया अमाउंट, तो उसे कहते हैं लीव सैलरी इन कैश, उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया ड्यूरिंग द सर्विस। If it is in cash during the service, it is fully taxable for all the employees. It is fully taxable for all the employees. But if it is encashed on retirement, छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड करते गए और सारी छुट्टियों का पैसा एक साथ रिटायरमेंट के वक्त लिया, then it is exempt under section 1010 AA. It is exempt under section 1010 AA. कितना exempt होगा उसके लिए पता करना पड़ेगा, whether employee is government employee or other employee. If employee is a government employee, it is fully exempt. If employee is a government employee, it is fully exempt. But if employee is other employee, तो exempt कितना, उसके लिए हमें सबसे पहले लीव क्रेडिट कैलकुलेट करना पड़ता है। लीव क्रेडिट मतलब आपने कितना लीव सेव किया एज पर गवर्नमेंट रूल, कितना तुमने लीव सेव किया एज पर गवर्नमेंट रूल। लीव क्रेडिट कैसे आएगा, तो लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। कितनी छुट्टी अलाउ किया था और आपने कितनी छुट्टी ली, उन दोनों का डिफरेंस इज लीव क्रेडिट। बट एज पर गवर्नमेंट रूल leave allowed is maximum 30 days for 1 year into number of years of service. मतलब यहां पर देखो ना, एम्प्लॉयर ने 40 दिन की छुट्टी दी थी ना, लेकिन जब मैं ये एग्जेम्पशन के लिए अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो लीव क्रेडिट का फॉर्मूले में 40 डेज नहीं लेंगे, 30 डेज लेंगे, मैक्सिमम 30 डेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। मल्टीप्लाई करके जो डेज आएगा वो लीव अलाउड का डेज होगा, उसमें से माइनस एक्चुअल लीव टेकन बाय द एम्प्लॉय, इट विल गिव यू लीव क्रेडिट। सच लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई विद एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी में भी यहां पर क्या करना पड़ेगा, एवरेज बेसिक सैलरी प्लस एवरेज डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन। एवरेज ऑफ 10 मंथ, एवरेज ऑफ 10 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस डे को रिटायरमेंट हुआ वहां से 10 महीने तक का एवरेज करो। 10 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी, 10 महीने का एवरेज डीए इन टर्म्स, 10 महीने का एवरेज टर्नओवर कमीशन, जो भी आएगा दैट एवरेज सैलरी पर मंथ कंपेयर्ड विद 10 मंथ इनटू सैलरी पर मंथ। अब 10 मंथ मतलब गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट कर दिया है, तुम कितनी भी छुट्टियां बचा लो। काफी लोग ना छुट्टियां काफी बचाते हैं, उनको घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो लीव क्रेडिट कभी कभी किसी का 12 महीने हो जाता है, किसी का 18 महीना हो जाता है, तो गवर्नमेंट कहती तुम कितनी भी छुट्टी बचा लो ज्यादा से ज्यादा एग्जेम्पशन आपको 10 महीने का ही मिलेगा। सो 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ कंपेयर्ड विद एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कंपेयर्ड विद मैक्सिमम 3 लाख, whichever is less. The lowest amount will be given as an exemption under section 1010 AA. So leave salary मतलब छुट्टियों के बदले सैलरी। पता करो ये हमने एनकैश कभी किया। If it is encash at the time of service, it is fully taxable to all employee, whether he is a government employee, other employee. But if the salary is encash at the time of retirement, तो पता करो एम्प्लॉय कौन है, गवर्नमेंट है या अदर है। गवर्नमेंट है फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर है तो एग्जेम्प्ट होगा। उसके लिए फॉर्मूला लीव क्रेडिट इनटू सैलरी पर मंथ। हाउ टू कैलकुलेट लीव क्रेडिट, सो लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड एज पर गवर्नमेंट रूल माइनस लीव टेकन। लीव अलाउड एज पर गवर्नमेंट रूल इज मैक्सिमम 30 डेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स compared with 10 month into salary per month, compared with actual amount received, and compared with maximum 3 lakh, whichever is less. तो यहाँ पर हमारा लीव सैलरी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन होता क्या है, ये आपने बिजनेस टॉपिक में पढ़ा था।
वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन मतलब कंपनी अपने वर्कर का स्ट्रेंथ कम करना चाहती है, कंपनी अपने वर्कर का स्ट्रेंथ कम करना चाहती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस करना चाहती है। फॉर दैट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रही है कि जो वर्कर खुद से रिटायरमेंट लेगा कंपनी उसे कॉम्पनसेशन पे करेगी। मतलब अगर वर्कर ने रिटायरमेंट नहीं लिया तो उसे ये कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। दिस कॉम्पनसेशन इज गिवन टू द एम्प्लॉय इफ दे हैव टेकन रिटायरमेंट। वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब खुद के मन से रिटायरमेंट ले रहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब ऐसा एम्प्लॉयर जबरदस्ती नहीं बोल रहा रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन आपको दिया है। अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया तो कंपनी से आपको पैसा मिल रहा है। नाउ सच अमाउंट is income for the employee and it is exempt under section 1010C. Exempt under section 1010C if the guidelines of rule 2BA is followed. Now what is the amount of exemption? What is the amount of exemption? तो वापस यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। Here salary per month means latest basic salary. Latest मतलब अगर तुमने जनवरी मंथ में रिटायरमेंट लिया तो जनवरी मंथ की सैलरी प्लस लेटेस्ट DA इन टर्म्स प्लस लेटेस्ट टर्नओवर कमीशन, तीनों को ऐड कर देंगे। सेकेंड, सैलरी पर मंथ इनटू 1 मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस रिमेनिंग। पूरे सैलरी टॉपिक में ये पहला ऐसा सेक्शन है जिसमें रिमेनिंग सर्विस की बात की जा रही है। इसके पहले हर जगह ग्रेचुटी हो या पेंशन या लीव सैलरी हो या HRA का या कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन हो ना, हर जगह नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड था। पहली बार गवर्नमेंट ने यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग इन सर्विस लिया है, नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग इन सर्विस compared with actual amount received and maximum 5 lakh whichever is less. Voluntary retirement compensation, here company has given option to the employee, take retirement voluntary, and if you will take voluntary retirement company will pay you some amount. Such amount is known as voluntary retirement compensation amount. For you it is exempt under section 1010C. Next, retrenchment compensation. Retrenchment compensation, कंपनी बंद हो गई है, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया है, एंड ड्यू टू लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी सारे वर्कर अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो अब कंपनी अपने वर्कर को कॉम्पनसेशन दे रही है क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन हो चुका है। Such kind of compensation given by the employer to the employee at the time of liquidation is known as retrenchment compensation. In case of voluntary retirement compensation, company is a going concern. कंपनी बंद नहीं हुआ, कंपनी अभी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, कंपनी अपने वर्कर को ऑप्शन दे रही, जो रिटायरमेंट लेगा उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। बट यहां पर तो रिट्रेंचमेंट कब मिल रहा है, कंपनी बंद हो गई है, एंड ड्यू टू लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के वर्कर अनएम्प्लॉयड हो गए और कंपनी उनको कॉम्पनसेशन दे रही। इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010B बी फॉर बंद, कंपनी बंद हो गई, और 1010C यहां पर कंपनी चालू है। और ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी को ऐसे याद रखना, जीपीएल ग्रेचुटी 1010, पेंशन के लिए AK ऐड कर देना, लीव सैलरी के लिए AK और ऐड कर देना। ग्रेचुटी 1010, पेंशन 1010A, लीव सैलरी 1010AA, GPL जैसे IPL वैसे GPL, ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी। So now retrenchment compensation is exempt under section 1010B. कितना एग्जेम्पशन होगा, तो उसके लिए यहां पर अमाउंट है, पहला अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। Amount calculated as per Industrial Dispute Act compared with actual amount received compared with maximum 5 lakh
whichever is less. The lowest amount will be given as an exemption. In case of gratuity, the maximum limit was 20 lakh. In case of pension, there was no maximum limit. In case of leave salary, maximum limit is 3 lakh. In case of voluntary retirement compensation and retrenchment compensation, maximum rupees 5 lakh each. Next, arrears of salary, advance salary and bonus. Arrears of salary, advance salary and bonus. Arrears of salary means a salary which is under a dispute. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है. पास्ट ईयर में कुछ डिस्प्यूट हुआ था जिसकी वजह से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की पेमेंट कम दे रहा है, या एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहे कि पगार होनी चाहिए 15,000 बट एम्प्लॉयर उन्हें 12,000 ही दे रहा है. 3,000 रुपए का सैलरी डिस्प्यूट में चल रहा है. ये डिस्प्यूट चलता जा रहा है. फाइनली प्रीवियस ईयर 1920 में, आपके प्रीवियस ईयर में ये डिस्प्यूट सेटल हुआ और आपको पैसा मिल गया. तो जब आपको ये डिस्प्यूटेड अमाउंट मिलेगा, फॉर यू इट इज एन इनकम एंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल. Arrears of salary means a salary which was under a dispute in past year and now it is received. तो जब ये मिलेगा तब ये पूरा टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट, एडवांस सैलरी. एडवांस सैलरी, तो बच्चा लोग, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier. Due or received whichever is earlier. Due or received whichever is earlier. कंपनी का ना सैलरी देने का एक डेट होता है, दैट डेट इज नोन एज ड्यू डेट. तो गवर्नमेंट सैलरी पर टैक्स लेती है जब आपको ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier होगा, उस बेसिस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी. तो एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी मतलब नेक्स्ट ईयर की सैलरी हमने अभी से एडवांस में ले ली, नेक्स्ट ईयर की सैलरी हमने अभी से एडवांस में ले ली. तो अभी तक सैलरी ड्यू नहीं हुआ बट सैलरी रिसीव्ड हो गया. एंड सिंस सैलरी रिसीव्ड हो गया तो अपना ये जो रूल है ना, ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier, उसकी वजह से हमें इस पर टैक्स भरना पड़ता है. क्या ये करंट ईयर की इनकम है? तो एक्चुअली नॉट, इट इज नॉट अ करंट ईयर्स इनकम, ये तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है. बट हमने सिंस इसी साल रिसीव कर लिया तो हमें टैक्स भी इसी साल भरना पड़ेगा. सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसा दिया होगा, एडवांस टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, एडवांस टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर. So advance taken from employer, it is not an income, it should be ignored. Why? Only advance word is given. When only advance word is given means loan, liability. कभी कभी ऐसा दिया होगा, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी. तो यहां पर एडवांस अगेंस्ट वर्ड दिया है, तो ये भी हमारे लिए लोन है. लोन अगेंस्ट सैलरी बोला होगा ना तुमने, लोन अगेंस्ट गोल्ड ऐसा बोला होगा, कभी किसी से सुना होगा लोन अगेंस्ट गोल्ड. ऐसे एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है अगेंस्ट सैलरी, दिस शुड बी इग्नोर्ड. क्वेश्चन में ऐसा सीधा सीधा वर्ड देना चाहिए, एडवांस सैलरी टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, एडवांस सैलरी साथ में आना चाहिए. तो अगर एडवांस सैलरी साथ में आएगा देन इट इज टैक्सेबल, it is taxable. Only advance word is given or advance against salary word is given, it is not an income, it is a loan, it is a liability, it should be ignored. It should be ignored. Next concept, bonus. Bonus. Now bonus क्या होता है? तो जनरली हमने सुना है bonus is given to the employee at the time of Diwali. इसका कोई ड्यू डेट नहीं होता, बोनस का कभी भी कोई ड्यू डेट नहीं होता कि ये डेट पर बोनस मिलेगा ही मिलेगा. एम्प्लॉयर बोनस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इसलिए इस पर ड्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता. इसलिए गवर्नमेंट कहती है बोनस इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट. अगर रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल, अगर रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल. कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा बोनस डिक्लेयर्ड बाय कंपनी,
So if bonus is declared, it should be ignored. It should be ignored. Bonus is taxable only if it is received. So arrears of salary means a salary which was under a dispute in the past year. अभी dispute settle हुआ और पैसा मिला. It is fully taxable. Advance salary मतलब आगे आने वाली year की salary मैंने अभी से advance में ले ली. For me, it is taxable. But only advance word is given. It is my liability. It is loan. It should be ignored. हम यहाँ पर income का computation कर रहे हैं. तो अगर लोन एडवांस अगेन सैलरी दिया या एडवांस सैलरी दिया एडवांस सिर्फ दिया है तो इसे इग्नोर कर देना. एंड लास्ट बोनस. बोनस इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड. इफ द बोनस इज डिक्लेयर्ड इट शुड बी इग्नोर्ड. सो वी हैव कंप्लीटेड ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, voluntary retirement compensation, retrenchment compensation, arrears of salary, advance salary, and bonus. See you in the next lecture. Bye bye.